हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स। एंड आप सभी का स्वागत है होशियार बैच के अंदर। एंड अभी तक हमने लास्ट क्लास में जो हमने समझा था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था टीएस ग्रेवाल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसमें आपसे कहता है अकाउंटिंग जल्दी से अगर हम उसको रिवाइज करें, एक बार बैकअप करें जल्दी से, अगर उसको हम रिकैप हमारा है, अकाउंटिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना है, समराइजिंग करना है एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मनी की टर्म्स में ट्रांजेक्शन जरूर होनी चाहिए। उसको रिकॉर्ड करना, अगर वो मनी की टर्म्स में नहीं है उसको आपको कर देना, इग्नोर कर देना। ओके, फिर आपसे कहता है एट्रीब्यूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कह लेते हैं। इसमें हमारा पहला पहला हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहचानना, क्या वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता था कि चीज़ों को क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। जैसे श्याम अंकल जी ने बहुत सारी चीज़ें सामान को बेचते थे, वो मोहन अंकल जी से अपना काम सारा लिखवा लिया करते थे। गुप्ता अंकल जी, महेश अंकल जी, राम अंकल जी, रमेश अंकल जी जो सामान खरीदते थे उसको रिकॉर्ड करते थे। क्लासिफिकेशन जो उनके नाम ऊपर लिखे होते थे, गुप्ता, महेश, राम और रमेश। समराइज कि पूरे साल में कितना सामान बिका था, कितने क्या बोलते हैं आपके मिल्क के पैकेट बिके थे, कितनी बुकें बिकी थी, कितनी पेंसिलें बिकी थी, उसको रिकॉर्ड कर लेना। फिर हमने देखा एनालाइज, कोई हमने गलती तो नहीं करी, उसको समझ लेना। मोहनलाल अंकल जी वही करते थे। फिर जब उनको पूरा पक्का हो जाता तो मैंने सारा सही करा है, फिर वो मालिक इट मीन्स श्यामलाल अंकल जी को पकड़ा दिया करते थे। फिर आपसे कहते हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। कहते हैं पहला तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इससे क्या रहता है, हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजैक्शंस को हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन सिस्टमेटिक मतलब कि डेट सीरियल वाइज होने हमेशा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स बैलेंस शीट को हमारे को फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें। फिर आपसे कहता है फैसिलिटी मैनेजमेंट। अगर आप पूरा सही से रिकॉर्ड रख रहे हो तो कोई भी आपकी दुकान के अंदर चोरी नहीं कर सकता, आपके पास पूरा पूरा उसका पूरा पूरा उसका रिकॉर्ड बना हुआ रहेगा। फिर आपसे लास्ट था प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंच जानी चाहिए। ओके, फिर हमारा आ जाता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर पेपर में आपसे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पूछ लेता है तो आपको कुछ याद नहीं करना, सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ये ही सेम टू सेम लिख के आ जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कह लो या फंक्शंस कह लो, बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, फंक्शंस पूछ ले, आपको फंक्शंस पूछे तो भी ऑब्जेक्टिव लिख के आना, ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव लिख के आना ही आना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ फ़ायदे, अकाउंटिंग हम करते क्यों, इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होंगे। ओके, जिसमें हमारा पहला आ जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जिसमें हमारे से पहला कहता है हमारा अकाउंटिंग करने का फ़ायदा ये है पहला, कि हमारे पास ना सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस की रहती है। अगर आपको प्रीवियस क्लास के अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जिसमें हमने ये करा था गुप्ता अंकल जी, महेश अंकल जी, राम अंकल जी, रमेश अंकल जी, इसमें हमने क्या करा था, सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब कि जिसमें पैसों की बात करी गई थी, हमने वो सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर रिकॉर्ड करी थी। तो आपसे कहता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्डेड रहती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। प्रॉफिट अर्न, आपने जो भी प्रॉफिट करा होगा चाहे लॉस करा होगा। ऑल्सो फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग। हम इसको अकाउंटिंग कहते हैं, जो हम क्या करते हैं पूरे एक साल के अंदर प्रॉफिट कमाते हो चाहे लॉस कमाते हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपके पास लिखी हुई रहती है अकाउंटिंग करने से। अकाउंटिंग मतलब होता है रिकॉर्डिंग करने से। अगर आपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी है, आपके पास इसका पूरा का पूरा अकाउंट बना हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट आपसे कहता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही सेम थिंग। अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग करोगे, सही तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, तो आप सही तरीके से प्लान्स बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, सही टाइम पर डिसीजन ले सकते हो, आपका पूरा कंट्रोल होगा बिजनेस के ऊपर, कोई भी आपके बिजनेस में चोरी नहीं कर सकता। ओके, फिर आपसे कहता है सेकेंड थर्ड रिप्लेस मेमोरी।
मान लेते हैं मैंने गुप्ता अंकल जी को ना, जो याद होगा, हमने एक मिल्क पैकेट बेचा था 66 रुपीज़ का। मैं भूल गया, बट याद नहीं आ रहा, मैं घर गया मुझको याद नहीं आ रहा कि मैंने आज गुप्ता अंकल जी को क्या बेचा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं चैन से सोऊंगा रात को, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सुबह उठूँगा, अपना मतलब कि सही से नहा धोएंगे, खाना पीना खाएंगे और अपनी दुकान पे जाऊँगा, मैं कॉपी ओपन करूँगा, अपनी जो नोटबुक होगी उसमें देख लूँगा क्या लिखा हुआ है। 66 रुपये लिखे तो वो याद आ जाएगा। तो वही कहते हैं रिप्लेस मेमोरी। ये मैं तभी कर पाया जब मैंने चीज़ों को लिखा था कॉपी के अंदर। ना लिखा होता तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड रिप्लेस नहीं कर पाता। सिस्टमेटिक या टाइमली रिकॉर्डिंग अगर आप करोगे, सही टाइम पे रिकॉर्ड करोगे, तो ऑब्वियस है कि क्या बोलते हैं, आपको जब भी इसकी जरूरत होगी आप इस ट्रांजेक्शन को कर सकते हो, देख सकते हो। और इस बिजनेस में हमेशा ये भी होता है कि जो ट्रांजेक्शन तब जिस दिन हुई है उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आप अगले दिन कहीं गलती से भूल मत जाना। इसके लिए आप इसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या कर लेना चाहिए, उसी टाइम पर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ओके। फिर आपसे फोर्थ कहता है कंपैरेटिव स्टडी। आप क्या भी कर सकते हो, 2 साल में आपस में कंपेयर, 2 साल ईयर में क्या भी कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो। देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे गुप्ता अंकल जी थे, ये गुप्ता अंकल जी ने सामान खरीदा था 2023 से लेकर 2024, 1 साल के अंदर खरीदा था। अब मान लेते हैं हम गुप्ता अंकल जी हमारे अभी भी कस्टमर कंटिन्यू रह रहे हैं। अब हम लिखेंगे 2024 से लेके 2025 में। मैं लिखूँगा एक उन्होंने मिल्क पैकेट ख़रीदा 66 रुपीज़ का। एक बड़े वाला बिस्किट का पैकेट, बिग बिस्किट पैकेट ख़रीदा उन्होंने मेरे से, एक 80 रुपये का। एक टूथपेस्ट ख़रीदा मेरे से उन्होंने 80 रुपये का। और मेरे से उन्होंने एक सोप परचेज़ करी 60 रुपीज़ वाली। अब इसको सम करेंगे तो हमारा आएगा 8, 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 286 रुपये का सामान परचेस करा। तो हमारे को ये दिख गया इस दिन 286 का ख़रीदा है। पिछले साल उन्होंने कितने ख़रीदा था, 216 रुपये का। और इस साल कितना ख़रीदा है, 286 का। तो हमारे को ये पता चल गया कि कंपैरिजन कर लिया हम, उन्होंने हमारे से इस साल थोड़ा सामान ज़्यादा परचेस करा है। कितने रुपए, 286 में से 260 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 70 रुपीज़। 286 का इस साल खरीदा है, पहले से खरीदा था 216 का, आंसर आपका आ गया 70 रुपीज़। तो उन्होंने हमारे से 70 रुपीज़ का सामान एक्स्ट्रा खरीदा है। ये मैं कंपैरिजन क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन को, दोनों ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा था, तभी कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फिर कहता है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसमें कहता है कि अगर हमारे पास, वैसे आपका ये टॉपिक ना भी ये अलग, ये जो पॉइंट आप छोड़ सकते हो क्योंकि हम इसको समझेंगे, जीएसटी चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर आपका 13 या 14 है। ओके, ये आप टॉपिक छोड़ दो, ये मतलब टॉपिक मतलब कि ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम। फैसिलिटेट लोन्स, कहते हैं लोन्स ग्रांटेड बाय द बैंक and financial institutions on the basis of growth potential which is supported by the performance and security of loan। कहता है फैसिलिटेट लोन मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, बैंक वाले करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज़ सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ लोन। अगर आप, मुझे मान लो बैंक से लोन चाहिए, इतना तो आपको पता होगा, जब हमारे को बैंक से लोन चाहिए होता है तो बैंक वाले करते हैं, हमारी सारी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि आप कितना कमाते हो, कितना आपका इनकम है, कि पूरा साल का क्या करते हैं, सारी चीज़ देखते हैं। आप मुंह से बताओगे वो नहीं चलेगा, कि आप कहोगे भाई मैं साल का 5 लाख रुपए कमाता हूँ, नहीं मानेंगे आपकी बात हो। उनको चाहिए रिकॉर्ड लिखा हुआ चाहिए, लिखित में चाहिए, वो उसी की बात मानेंगे। तो आप क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे पता चल गया, अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा होता, मुझे मान लो एकदम से 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, और मुझे तभी मिलेगा जब मैं उनको ये पेज दिखाऊंगा, सारे रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि गुप्ता ने मेरे से इतने खरीदा, महेश ने इतना, राम ने इतना, रमेश ने इतना। अमाउंट तो बड़े बड़े भी हो सकते हैं, अमाउंट छोड़ो, अगर मैंने रिकॉर्डिंग करी है तभी मुझे लोन देगा बैंक वाला, अदरवाइज मुझे लोन वो नहीं देगा। तो मुझे ये फ़ायदा हो गया, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, अगर नहीं करी होती तो मुझे एट द टाइम तो लोन मिलता ही नहीं फिर। तो रिकॉर्डिंग करने से ये भी फ़ायदा मुझे हो गया, मेरे को लोन भी मिल गया। एविडेंस इन कोर्ट, मान लेते हैं महेश अंकल जी कह रहे हैं मैं तो कोई सामान ही नहीं खरीदा,
कह रहे हैं ये तो क्या बोलते हैं 45 रुपीज़ गलत दिखा रखे हैं। और मेरे मेरे अंदर क्या आदत थी, मैं जब मेरे से कोई कस्टमर सामान खरीदता था ना, मैं उसका क्या अमाउंट लिख दिया करता था और साथ में ना उसके साइन भी करा लिया करता था कि देख लो भाई आपने खरीदा, इसका आगे साइन कर दो, ये आपने खरीदा इसका आगे साइन कर दो, ये खरीदा इसके आगे साइन कर दो, कस्टमर से साइन करा लिया करता था। मेरे पास एक कोर्ट में एविडेंस रहेगा कि देखो मैंने साइन कराए थे इनके आगे। तो एविडेंस मतलब होता है प्रूफ। कोर्ट में अगर केस करने चले गए गुप्ता अंकल जी कि भाई मैंने तो ये मिल्क का पैकेट खरीदा ही नहीं 66 वाला, तो बट उन्होंने इसके आगे मैंने उनसे साइन करवा लिए थे, गुप्ता अंकल जी से उन्होंने गुप्ता नाम से साइन कर दिए थे। तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो 66 रुपीज़ लिखा है उसके आगे उन्होंने अपने हाथ से खुद साइन कर रखे हैं, तो मैं कर सकता हूँ उनको कोर्ट में दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास पॉसिबल तभी हुआ दोबारा से जब मैंने चीज़ को रिकॉर्ड करा। अगर रिकॉर्ड ना करा होता तो मुझे करना पड़ता, फिर वो चीज़ें छोड़नी पड़ती, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता था फिर। इसमें आपका है असिस्टेंस टू सेल इन बिजनेस। अगर आप बेच रहे हो, अगर आप चलता हुआ बिजनेस, अगर आपका मन है, आपको मन नहीं कर रहा है, जो भी है आपकी, आप बिजनेस को बेच रहे हो, तो जब भी आप कोई बिजनेस को बेचते हो तो बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स जो खरीद रहा होता है आपका बिजनेस, उसको दिखानी पड़ती है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो बिजनेस आपका नहीं खरीदेगा। तो अगर आप उसका कोई भी अगर आपका बिजनेस खरीद रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को शो करनी पड़ेगी। अच्छा आपने रिकॉर्ड कर लिया था, अगर आपने रिकॉर्ड ना करा होता तो आप तो अपना बिजनेस बेच ही नहीं सकते थे। तो रिकॉर्डिंग करने का ये भी फ़ायदा हो गया, रिकॉर्डिंग करने से ये कर सकता हूँ मैं, जो भी मेरा बिजनेस खरीद रहा होगा ये चारों के अकाउंट चेक करेगा, ये जो भी अकाउंट है, जो भी कंपनी है, चाहे लाख अकाउंट है, वो सारे के सारे अकाउंट चेक करेगा। अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके चार्ट लिए, ये सारे के सारे अकाउंट चेक करेगा। अगर ये मैंने रिकॉर्ड ना करा होता, मेरे पास कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है कुछ भी, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, मेरे बिजनेस खरीदते भी नहीं। असिस्टेंट टू इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, मुझे इससे ये पता चल जाता है कि मैं मतलब कि मैं, देखो जब लोग मेरे से उधार खरीदते हैं ना, तो मैं भी किसी न किसी से उधार तो सामान खरीदता हूँ। मैं भी अपने जो बड़े सप्लायर होगा मेरे से, जो मैं अपनी दुकान के अंदर जो बिस्किट्स रखता हूँ, मैं किसी न किसी से खरीदता हूँ, मैं भी उस उधारी में खरीदता हूँ कभी कभार। तो मुझे इससे ये थोड़ा ये पता चल जाता है कि मैं उसको पे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा पैसे। मुझे ये पता चल गया 216 रुपये इससे आएंगे, मैंने जिससे खरीदा तो मुझे उसको 500 रुपये पे करने थे। चलो 500 नहीं तो 300 मान लेते हैं, चलो 300 रुपये करने थे मुझे उसको, जिससे मैंने खरीदा था सामान। श्यामलाल हूँ मैं, मान लो थे श्याम में, या चलो श्यामलाल अंकल जी ने क्या करा था, एक पर्सन से सामान खरीदा था, 300 रुपये के बिस्किट खरीदे थे और दुकान में ला के अपने रख दिए थे। जब इसको पेमेंट करनी बाकी है अभी श्यामलाल अंकल जी को, जब उन्होंने देखा कि गुप्ता से मुझे कितने पैसे आएंगे, 216 रुपये आएंगे, महेश से कितने आएंगे, 101 रुपये, इससे कितने आएंगे 35 रुपये, इससे कितने आएंगे 15, क्या करेंगे सबको प्लस कर लेंगे श्यामलाल अंकल जी, 50 रुपये हो गया, ये आपका हो गया 17, 317, 317, 367। उनको पता चला मेरे पास तो कितने पैसे आएंगे, 367 रुपीज़ आएंगे इन चारों लोगों से तो मिलाकर, इन चार लोगों से 367 रुपीज़ आएंगे। बट पे कितने करने, 300। इट मीन्स क्या वो पे कर पाएंगे, आंसर इज यस, क्योंकि 367 रुपीज़ आएंगे, इसमें से 300 रुपये जा सकते हैं उनके पास, बचवल फिर भी बच जाएंगे 67 रुपीज़। तो रिकॉर्डिंग करने से मुझे ये भी पता चला कि मैं कंपनी इंसॉल्वेंट, क्या मैं पे कर पाऊँगा या नहीं, मुझे ये भी फाइंड आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, मान लेते हैं आप और मैं हैं, दोनों बिजनेस, चलो यही मान लेते हैं, श्यामलाल है, एक दूसरा आता है मदन लाल, वो कहता है भाई मैं तेरे साथ ना दुकान में बैठना चाहता हूँ, मैं इस दुकान का तेरे साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ। पार्टनर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बट पार्टनर तभी बनेगा जब वो मेरे ये सारी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देखेगा। क्या वो देखेगा, क्या भाई तेरे दुकान पे कि लोग आते भी हैं, नहीं आते तो झूठ बोलते हैं, कभी ना तू झूठ बोलता हो, लोग आते ही ना हो तेरे दुकान पे। तो पहले करना पड़ेगा उसको सारी की सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, चेक करेगा। अगर मैंने ये ट्रांजेक्शन ना कर रखी होती तो वो मेरे साथ पार्टनरशिप करता ही नहीं, वो मना कर देता, कहता भाई मैं नहीं करूँगा, मुझे पहले रिकॉर्ड दिखा तू कि तू कुछ कमाता भी है नहीं कमाता। तो अभी तक हमने सारे फ़ायदे पढ़े अकाउंटिंग के, कि पहले फ़ायदे तो ये है, मेरे बिज़नेस के बारे में अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग जो आपकी वाली, अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे बिज़नेस की सारी ट्रांजेक्शन्स इन्फॉर्मेशन रहेंगी। दूसरा, मेरे पूरा कंट्रोल होगा मेरे बिज़नेस के ऊपर, कोई मेरे बिज़नेस में चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भूल जाऊँगा मैं दोबारा से याद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं। तो वही पूछ रहा लिखने के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा लिखने का,
अगर ट्रांजेक्शन्स मैंने लिखी हुई हैं, उसके लिखने का पहला फ़ायदा, मैं बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानूँगा। दूसरा, मैं मेरा पूरा बिज़नेस पे कंट्रोल होगा, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं कह सकता हूँ गुप्ता को 55 रुपये देने हैं, 55 रुपीज़ देने हैं, 5 रुपीज़ देने हैं, 45 देने, 50 देने, 66 रुपीज़ देने हैं। कोई झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि कस्टमर के आगे साइन भी करवा रखे हैं मैंने। ओके। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हम क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फिफ्थ, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो हम छुड़वा दिया आपका। फैसिलिटेट लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको जो आपके पास सारी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। आपके पास कोर्ट में एविडेंस होगा। आप अपने बिजनेस को बेचने जाओगे तो आपसे वो सारे रिकॉर्ड मांगेंगे। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आपको इससे ये पता चलता है मेरे पास कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे जाएंगे, क्या मैं उतना अमाउंट पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। और नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग के 5-6 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे पेपर में। 6 कर लो, कोई जो आपको समझ आ रहा है वो आप 6 याद कर सकते हो। ओके। और फिर आपका आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, अगर 2 पर्सन, जैसे होता है मदन लाल अंकल भी जो मदन लाल अंकल भी आ रहे हैं श्यामलाल अंकल जी के साथ, उन 2 पार्टनरशिप करने के लिए वो पहले सारे ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद जाके आगे करेंगे, डिसीजन लेंगे। आया इतना समझ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा था जिसका नाम है आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको पता है हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अकाउंटिंग करने का नुकसान क्या है? फ़ायदे तो हमने बहुत देख लिए, अब कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे। ठीक है। अब हमारे देखेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा पहला आ जाता है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इसमें कहता है अकाउंटिंग ना हमेशा क्या नहीं होता, फुली एग्जैक्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। Although transactions are recorded based on evidence, yet a few places estimate are made for ascertaining profit or loss. कभी कभार क्या होता है ट्रांजैक्शंस भी ना सही नहीं होती, क्योंकि ट्रांजैक्शंस भी हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि मैंने गुप्ता में लिखा कि 1 मिल्क पैकेट 66 रुपीज़, मैं इसको ना 68 भी कर सकता था, इसको मैं 56 भी कर सकता था। अकाउंटिंग हमेशा कभी भी इतना फुली एग्जैक्ट सही नहीं होता। अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत तो अमाउंट का फ़र्क होता ही है। 45 लिखा है, मैं इसको 46 कर देता। ठीक है। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग हमेशा कभी भी फुली एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत तो अमाउंट्स का मिस्टेक होती ही है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक ना कंसेप्ट आता है अकाउंटेंसी के अंदर कि अगर आपने कोई भी सामान, एज्यूम कर लो, अगर आपने एक मशीनरी परचेज करी है, ओके, मशीनरी परचेज करी है आपने 5 लाख रुपीज़ की, क्या अगले साल, चलो आपको ना इससे जल्दी समझ आएगा, आपने फ़ोन परचेस करा है, मान्यता हमने, एक मिनट, आपने फ़ोन परचेस करा है, 50,000 रुपये का फ़ोन परचेस करा है। अब जरा ये बताइए आप, क्या नेक्स्ट ईयर 1 साल होने के बाद इसकी वैल्यू 50,000 ही होगी या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? ज़्यादातर मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेम तो रहने वाली है नहीं, बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब क्योंकि आपने फ़ोन यूज़ करा है, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हीट करता है, थोड़ा बहुत अंदर के मतलब धीरे धीरे फंक्शंस मतलब ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 साल हो चुका है फ़ोन को, इसकी वैल्यू 50,000 से कम हो गई होगी। बुक में तो 40,000 होना चाहिए, बट नहीं, बुक फिर भी क्या दिखाता है, अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन एसेट्स, ये एसेट है मेरा एक। एसेट के भी चैप्टर में सेकंड में पढ़ेंगे एसेट्स क्या होते हैं अभी 2 मिनट, मतलब कि कुछ वीडियोस के बाद आपको कुछ क्लासेस में हो जाएगा आपका। एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिर भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि जिस प्राइस पे खरीदा था आप अभी भी किस प्राइस पे शो कर रहे हो, सेम 50,000 प्राइस पे आप शो कर रहे हो। कहता है येट अ फ्यू प्लेसेस एस्टिमेट्स आर मेड फॉर असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, सॉरी ये द फैक्ट दैट द एसेट्स आर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल कॉस्ट एज अ रिजल्ट करंट वैल्यू आर नॉट शोन। इससे जो आपकी आज की जो वैल्यू 40,000 रुपये, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम खाली किसको दिखाते हैं, बस 50,000 को दिखा देते हैं और हम 40,000 को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके। तो अकाउंटिंग इसलिए भी गलत है, एक तो फर्स्ट होता है अकाउंटिंग बिल्कुल सही नहीं होता है,
सेकेंड, अनलिस्टेड इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग हमेशा करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, कभी भी जो करंट प्राइस जो चल रहा होता है उसको रिकॉर्ड कभी नहीं करता, हमेशा जिस पे खरीद होता है उस पे ही इसको रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग हमेशा क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देता है। इट मीन्स अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है, जैसे बताया मोहनलाल, श्यामलाल अंकल की दुकान पे काम करता था, उनकी दुकान पे जो काम करता है मोहनलाल वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, मेहनती इंसान है, ईमानदार है, क्या वो उसको बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बुक में खाली वही चीज़ रिकॉर्ड होती है जो पैसों की फॉर्म में होती है। तो अकाउंट कभी भी क्या नहीं करता, क्वालिटेटिव चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता। कहते हैं नेक्स्ट, तो वही आपसे कहते हैं अकाउंटिंग नोट कर देते हो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, अकाउंटिंग कन्फाइंड इन द मॉनेटरी, अकाउंटिंग खाली मॉनेटरी को ही रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट को आपकी स्किल, आपके पास नॉलेज, आप कितने अच्छे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब सब चीज़ों कर देता है, इग्नोर ये कर देता है। फोर्थ आता है अकाउंटिंग इग्नोर करता है फैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, वही सेम 50,000 का सामान 40,000 का हो गया, अब इसको इग्नोर कर दोगे, फिर भी कितने लिखोगे, फिर भी 50,000 का ही लिखोगे, आप 40,000 को इग्नोर कर दोगे, आप कभी भी करंट वैल्यू पे आप इसको शो नहीं करते हो, हमेशा आप किस पे शो करते हो, जिस प्राइस पे आपने इसको खरीदा था। तो ये गलत बात है, आपको जिस प्राइस पे आज के टाइम पे जो प्राइस है आपको वो लिखना चाहिए, बट नहीं, कंपनी वही लिखती है जिस प्राइस पे आपने परचेज किया था। फिर आपका लास्ट आ जाता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, कभी कभार हमारे अकाउंट को थोड़ा झूठ भी दिखा देते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हुआ था मुझे 50 रुपये का, बट मैंने झूठ मूठ को दिखा दिया प्रॉफिट मुझे हुआ है 60 रुपये का, ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दिया किसी को दिखाने के लिए। या मैं प्रॉफिट हुआ था 50 का, थोड़ा कम का दिखा दिया, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं इनकम टैक्स, मतलब मुझे टैक्स भरना था, टैक्स अगर ज़्यादा इनकम दिखाऊंगा तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो मुझे कम इनकम दिखा दी मैंने, 50,000 से 50 रुपये से 40 रुपये कर दिया, अब मुझे टैक्स पे लगाना है 40 रुपये से। वही कहते थे टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना इन अ वे, इस तरीके से करना कि प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर हो सके, आपकी बेटर दिखा सको। आप मान लो आपको लोन चाहिए, लोन लेने के लिए आप लॉस देखेंगे जिससे आप ले रहे हो, या प्रॉफिट देखेंगे आपके, ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा तो ही आपको लोन देंगे, तो आप थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम हो रखा था, अब आप क्या करोगे, अपने स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दोगे, उसको लॉस से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दोगे आप। मान लेते हैं आपको लॉस हो रखा था 10,000 का, आप इसको छुपा दोगे और क्या कर दोगे, उसको प्लस कर 40,000 कर दोगे, आपने कर दिया झूठ मूठ का, आपने सारे रिकॉर्ड्स ये एंटर कर दिए, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग कभी कभी करते हैं विंडो ड्रेसिंग भी कर देते हैं, क्योंकि झूठ मूठ के रिकॉर्ड्स भी दिखा देते हैं ये। ओके, इतना समझ आया? अगर अगर आप पेपर में अगर आपका आ जाता है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अगर ये आ जाता है, कुछ नहीं करना, जो एडवांटेजेस है वही लिखाना सेम टू सेम। अगर पेपर में रोल भी पूछ ले रहे अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस लिखाना अकाउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कितनी ब्रांचेस होती हैं? अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं। ओके, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है कॉस्ट, एक होती है हमारी मैनेजमेंट। देखिए ये करके समझते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 1 2 3। पहली आपकी होती है फाइनेंशियल, सेकंड आपकी होती है कॉस्ट, थर्ड आपकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड जो होती है आपकी वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, थर्ड जो आपकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट, एक एक करके तीनों को समझते हैं। टोटल आपको इतना बता दिया, हमारे पास टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is concerned with recording financial transactions and events, summarizing and interpreting them, and communicating the results to the users.
It is the original form of accounting. It deals with ascertaining profit and loss (P&L) and the financial position on the date when the accounting period ends. कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया, जिसमें आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करा, ट्रांजेक्शन को समराइजिंग करा, ट्रांजेक्शन को आपने इंटरप्रेटिंग करा, फिर ट्रांजेक्शन को आपने कम्युनिकेट कर दिया। हमने पढ़े थे ना पूरा प्रोसेस, आपके बेबी अभी तक आपने याद भी कर लिए होंगे। तो वो सारे क्या है, अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारे क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। क्यों करते हो आप इसको? क्लासीफाइड भी करते हो, समराइज भी करते हो, इंटरप्रेट भी करते हो, कम्युनिकेट भी करते हो। क्यों? यूज़र्स को। और करते क्यों हम? प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए करते हैं। क्योंकि जब तक हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो साल के लास्ट में प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चल सकता। क्योंकि आप डेली डेली चीज़ों को रिकॉर्ड करो, फिर आपको लास्ट में जाके पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, आप क्या बोलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चा आता है ना, बिल्कुल लास्ट में पता चलता है। आप अब ये देखो, मेहनत करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके पेपर हो जाएंगे, फिर नवंबर दिसंबर आपके यूटीज़ हो जाते हैं, अभी भी यूटी होंगे आपके, फिर आपके दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में जो पेपर होंगे, तब जाके पता चलेगा आपको फाइनल रिजल्ट्स क्या है, क्या 11th में क्या परसेंट आई है और आपके क्या नंबर आए। तो आपको पूरे साल क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरे साल का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर फाइनल में जाके पता चलता है कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, या आप नॉर्मली पास हुए हो, या ठीक है नॉर्मल पास हुए हो। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन relating to the cost of product or services relate to development of a specialized branch। कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी कि ना एक कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि आपको एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर को बनाने में ना 100 रुपये लगते हैं। ओके, एक रजिस्टर को बनाने में 100 रुपये लगते हैं। कंपनी चाहती है इसकी और कंपनी 100 का बनाती है, और यह करती है कंपनी इसको कंपनी करती है 100 का बनाती है, एंड फिर इसको क्या करती है 120 का बेच देती है, 120 का बेच देती है। तो अब कंपनी चाहती है 100 का ना बने, इसको बनने में कॉस्ट लगे 95, बेचेगी फिर भी कितने का, 120 रुपये का। बट कंपनी चाहती है इसको बनने में थोड़ी सी कॉस्ट क्या हो जाए, कम। इसके लिए करने पड़ते हैं, कंपनी को कुछ हायर करने पड़ते हैं लोग, जिनका काम क्या होता है कि वो कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इनका काम क्या है कि कॉस्ट कम करना इतना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि वो सोचेंगे कॉस्ट हम कहाँ पर कम कर सकते हैं, कहाँ पर कॉस्ट सबसे ज़्यादा लग रही है, हाँ जहाँ पर हम कॉस्ट थोड़ी कम कर लें। कि आपको पता है, अगर एक नोटबुक है उसके ऊपर एक कवर पेज भी होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा आपको पता है हार्ड कवर पेज होता है, ठीक है। उसके अंदर जो पेपर्स होते हैं थोड़े डिपेंड करते हैं कि हार्ड है या सॉफ्ट है। फिर डिपेंड करता है वो क्या बोलते हैं, मतलब स्टेपल्ड हो रखी कॉपी या सिली हुई है, जो भी है वो चीज़ डिपेंड करता है कि वो सिली हुई है क्या चीज़ हो रखी है। ठीक है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो उसको थोड़ा, अगर कोई कॉस्ट मैनेजर है वो चाहते हैं थोड़ी कॉस्ट 100 से 95 आ जाए, वो क्या करेगा, जो थोड़ा कवर पेज मोटा है ना, थोड़ा सा उसको पतला कर देगा, इससे थोड़ी इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, जो अंदर के जो पेजेस हैं ना, थोड़े से हल्के से बिल्कुल क्या कर देगा, थोड़े से पतले कर देगा। इतने इतने भी नहीं करेगा कि नॉर्मल रहेंगे पेजेस, जैसा आप अभी खरीद रहे हो वैसे तब भी हो जाएंगे अगर निकालेंगे, बट बहुत कम निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पेज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा मेरा सामान कम लगेगा उसको करने में। तो कह सकते हैं कि अगर हम हार्ड जो कवर पेजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर दें तो मेरी थोड़ी कॉस्ट बच जाएगी उसको बनाने में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही होता है, जिनका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ आ स्पेशलिस्ट ब्रांच। जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं स्पेशलिस्ट ब्रांच के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, बट इसमें हमारा एम ये होता है हमारी उसकी वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ी सी सामान की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसको मैं उसी दाम पर बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो। पहले आपको देखा 100 का सामान 120 का बेचा था हमने, तो हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा था आपको, 20 रुपये का। अब 95 करके बेचेंगे तो कितना होगा, 25 का प्रॉफिट होगा।
क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा कवर पेज हल्का कर दिया, अंदर के पेजेस थोड़े से पतले कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट थोड़ी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका काम ही यही होता है, कॉस्ट मैनेजर का, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कंपनी के अंदर आना और थोड़ी सी क्या कर देना, उस सामान की कॉस्ट थोड़ी सी कम कर देना। ओके, इतना क्लियर है? चलिए, तो अभी तक हमने ब्रांचेस में दो पढ़े हैं, फाइनेंशियल और कॉस्ट। फाइनेंशियल क्या होता है, जो हमने अभी तक पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारा काम करना है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हम ये काम किस लिए आते हैं, जो हमारे को दूसरों को दिखाना होता है, लोन लेना है तो हमारे को दिखानी पड़ेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इसलिए भी आपका काम आता है। फिर आप कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका काम क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। का काम क्या होता है, थोड़ी सी सामान की कॉस्ट थोड़ी सी कर देना, कम कर देना। कैसे कम करेंगे, वो कुछ भी जो मतलब कॉस्ट मैनेजर होगा अपना माइंड इस्तेमाल करके सोचेगा कि क्या बोलते हैं, सामान खराब भी ना हो और कॉस्ट थोड़ी सी क्या हो जाए, कम भी हो जाए। ओके, चलिए, चलिए देखिए, अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है, जिसका काम क्या है, दो जनों को संभालना। किस किस को संभालना, एक तो फाइनेंशियल वाले को भी संभालना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी संभालना, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को भी संभालना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी संभालना और किसको संभालना, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को भी संभालना। उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या करता है, दोनों को संभालता है, फाइनेंशियल को भी संभालता है, कॉस्ट को भी संभालता है। आपको याद होगा श्याम लाल जो अंकल थे, उन्होंने एक मोहन लाल अंकल को रख रखा था, किसके लिए, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। इट मीन्स वो क्या थे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम कर रहे थे, वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे। उन्होंने एक रमन लाल अंकल को भी रखा, रमन लाल अंकल को भी रखा, ठीक है। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। उन्होंने इसको रखा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। फिर उन्होंने एक तीसरा पर्सन रखा, जमन लाल, ठीक है। इन्होंने कहा तीसरा नाम जमन लाल। उन्होंने किस लिए रखा इसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, जिसका जमन लाल का काम होगा, मोहन लाल और रमन लाल को ये संभालेगा, जमन लाल। ओके, मोहन लाल और रमन लाल को कौन संभालेगा, जमन लाल संभालेगा। कोई मिस्टेक दोनों के अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक अगर होगी तो क्या करेगा, जमन लाल उसको संभालेगा। ओके, चलिए, अब आता है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ आ गई। तो तीन ब्रांचेस पढ़ लिए, फाइनेंशियल पढ़ लिया, कॉस्ट ही पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने ये समझ लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जो क्या करते हैं, दोनों को संभालते हैं, कॉस्ट को भी संभालते हैं और क्या करते हैं, फाइनेंस वालों को भी ये संभालते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है, कुछ तीन टर्म्स आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट आ जाती है अकाउंट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। पहले समझते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है। चीज़ों को जब आप रिकॉर्ड करते हो, मॉनेटरी जो चीज़ मनी की फॉर्म में होती है, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं उसको हम, बुक कीपिंग। कहता है जो कमर्शियल फॉर्म में होता है, जो पैसों की फॉर्म में होता है, हम क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अब जिसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो और चीज़ों को करते हो आप क्लासिफाइड करते हो और समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। सारा काम अकाउंटिंग के अंदर होता है। बस बुक कीपिंग का काम क्या होता है, जैसे कि छोटे लेवल पे काम होता है, जैसे कि ये जो सारा काम हो रहा था आपका काम, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना सारा, बस कि क्या कौन सा कितने रुपए का लेके गया, वो सारा आपका बुक कीपिंग है। क्या आपका, बुक कीपिंग। हाँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हैंड टू हैंड। ओके, कि आपको कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए अगर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपका सारा जो हमने काम करा है, सारा काम कौन सा करा हमने, बुक कीपिंग वाला काम करा हमने। ये सारा जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी, सारे ट्रांजेक्शन्स कौन से रिकॉर्ड कर दिए हमने, बुक कीपिंग वाली हमने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हमने इधर करी है। ओके, तो अब इसमें आपसे कह देता आगे कि बुक कीपिंग का मतलब ये जो हमने सारी बुक कीपिंग करी है,
अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को क्लासिफाइड करना, चीज़ों को समराइज करना, सारा आगे का काम किसका होता है, अकाउंटिंग का होता है। बस बुक कीपिंग का काम क्या होता है, बस बुक के अंदर चीज़ों को पहचानना, कौन सी ट्रांजेक्शन्स होगी, कौन सी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी, ये काम बस खाली क्या होता है, बुक कीपिंग का होता है। और चीज़ों को बस लिख लेना एक जगह पर कि मोहन ने कितने रुपए का सामान खरीदा, सोहन ने कितने खरीदा, कितने खरीदा, ये सारा काम कौन कर रहा है, बुक कीपिंग वाले। जूनियर स्टाफ जो होते हैं, छोटे लेवल पे स्टाफ होते हैं, वो काम करते हैं ये। फिर आपका आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई, चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज, सारा का सारा काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। बुक कीपिंग काम तो बस खाली ये होता है चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना बस, ठीक है। वो भी एक साइड में क्या कर लेना, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना एक पर्चे पर, कि बाद में क्या कर सकें, उसकी ट्रांजेक्शन सही तरीके से बन सके, ठीक है। अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, अकाउंटिंग ही तो मेन। हाँ बट ये है कि अकाउंटिंग किस पे डिपेंड होती है, बुक कीपिंग पे। अगर बुक कीपिंग नहीं करोगे, चीज़ों को लिखोगे नहीं, तो अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकती। अकाउंटिंग कहने मतलब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये करना पड़ेगा, मेरे पास ये ट्रांजेक्शन्स तो लिखी भी होनी चाहिए ना, ये ट्रांजेक्शन्स तो, कि मैंने सामान कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्योंकि मेरे पास का समम तो होगा नहीं कुछ, अगर है ही नहीं तो फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो सब निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हमेशा इसका रिकॉर्ड हमेशा आपके पास होना जरूरी है, ओके। अब आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, चीज़ों को खाली पहचानता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, उन चीज़ों का करता है बस खाली रिकॉर्ड करके बुक में छोड़ देता है, और छोटे से लेवल पे क्लासीफाई भी कर देता है कभी कभार ये। उसके बाद जो मेन काम जो होता है अकाउंटिंग का होता है। आपने क्या बोलते हैं, हमने इतना पढ़ लिया, अगर आपको थोड़ा प्रोसेस रिमेंबर्ड हो तो पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम मेज़र करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको हम क्लासीफाइंग करते हैं। ये सारे चारों का चारा काम किसका होता है, आपका ये बुक कीपिंग वालों का होता है। इसके बाद क्या आपने क्लासीफाइंग कर दिया, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग, उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग, उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेटिंग। ये तीन काम किसके होते हैं, अकाउंटिंग वाले के होते हैं, ओके। तीनों काम किसके होते हैं, आपके अकाउंटिंग वालों के होते हैं ये। तो आपको समझ आ गया, ये जो काम होता है, ये जो हमारा हमने काम देखा भी है, ये काम किसका होता है, बुक कीपिंग वालों का, अलग काम किसका होता है, अकाउंटिंग वालों का अलग काम होता है। चलिए स्टेजेस, ये बहुत छोटे स्टेज पे काम करता है, प्राइमरी स्टेज पे काम करता है, और ये एक सेकेंडरी स्टेज पे काम करता है। ये चाहे याद मत करना, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, चाहे नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस आप ये कर लो, स्टेज कौन सा है, ये प्राइमरी स्टेज बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में होता है। ये आपका पहले ये होगा बुक कीपिंग, तभी अकाउंटिंग हो सकती है। अगर आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे ही नहीं, अगर आप ये जो सामने मोहनलाल वाली, ये जो गुप्ता जी अंकल जी वाली हमने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करी होती, आगे के कोई भी अकाउंट नहीं बन सकते, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होंगे, सारे अकाउंट बनेंगे। तो वही आपसे कह रहा है कि पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग अगर आप चीज़ों को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अकाउंटिंग होना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव। कहते हैं बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है क्या करना, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी होता है। तो आपसे कहता है फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसका अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना, कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, ठीक है। इसका काम तो बस खाली क्या होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना। इसका काम क्या है, कि ये पता लगाना कि कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये किसका काम है, अकाउंटिंग वाले का। इनका रूटीन वर्क है, डेली डेली काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, जब भी ट्रांजेक्शन होते रहेगी तभी तभी क्या करेंगे, बुक के अंदर लिखते रहेंगे। बट ये सारा दिन काम नहीं करते, कभी कभार महीने, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार क्या करते हैं, महीने में 1 बार मान लो, या 2 बार मान 5-6 बार मान लो, बट डेली नहीं आते कभी भी। अकाउंटिंग वाले कभी भी डेली नहीं आते, ये बस खाली कभी कभार आते हैं, बट ये डेली आते हैं। बट ये क्योंकि इनको डेली डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हर कंपनी के अंदर डेली डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग के लिए ये आपका हमेशा नहीं होते, कभी कभार आपका ये होता है। तो इट मीन्स हमारे को इससे ये समझ आया कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये काम डेली डेली होता है, तो इसलिए बुक कीपिंग डेली आता है।
ये काम आपका डेली डेली नहीं होता है। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग डेली डेली काम नहीं होता है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म बाय नोट्स। इसको मुझे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काम ही क्या करना है, बस इसको यही तो लिखना है बस कि गुप्ता ने अंकल ने कितने खरीदा, ऊपर नाम लिख देगा गुप्ता अंकल जी का, इधर लिख देगा क्या बोलता है मिल्क पैकेट 68, बस यही तो काम करना है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है नहीं, कोई पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं इसके अंदर, बट इसके अंदर आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे आपको पता है CA चार्टेड अकाउंटेंट, वही ये काम कर सकते हैं अकाउंटिंग का, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, इनके पास नॉलेज होती है तो ये कर सकते हैं, अलग काम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्किल्स। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इसके लिए कोई आपको स्पेशल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपके पास प्रॉपर पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी होती है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि बुक कीपिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। पहला हमारा ये था कि चीज़ों को क्या करता है, बस खाली ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये करता है बस बुक कीपिंग। एंड अकाउंटिंग क्या करता है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। आगे का तीन प्रोसेस के अंदर तीन पार्ट्स हैं, वो कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। ये प्राइमरी स्टेज है, पहले ये होता है, ये सेकेंडरी, ये इसके बाद में होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को बनाए रखना। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के पास कितना पैसा है वो पता लगाना। ये डेली डेली काम करते हैं, ये डेली डेली काम नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस, इनको इनको काम करने के लिए मुझे कोई ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं, ना इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा से 1-2 दिन में सब लोग सीख जाते हैं। बट इसमें आपको प्रॉपर स्पेशल नॉलेज देना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। ओके, इस कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है बुक वाले को, उसको बस खाली ये लिखना होता है बस कि कुमार अंकल ने इतने 10 रुपये का सामान खरीदा, वो लिखना होता है बस खाली। बट अकाउंटिंग के अंदर स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे कह सकते हैं आपका CA, अगर आप CA के अगर कुछ कोर्स करते हैं तो आप कह सकते हैं उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर चीज़ की नीड होती है। ओके, उसमें आपको नीड आपको उस समय होती है। इतना समझ आया। चलिए अगर ऐसे करते हैं, अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा है ना सारे को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं उसको जल्दी से। पर हमने अभी तक जो हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इसकी हम नेक्स्ट क्लास में रिकैप नहीं करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ये एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग है, सिग्निफिकेंट मैनर में होता है, आपका मनी की फॉर्म में होता है, मनी की फॉर्म में है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वैसे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके आपको प्रोसेस आपको अच्छे से याद होगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मेजरिंग का रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग का 3 पार्ट है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। समराइजिंग के बाद हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद करते हैं हम कम्युनिकेटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, पहला ऑब्जेक्टिव है कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस को निकालना। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। फिर फोर्थ आपका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट के अंदर फैसिलिटेट मतलब कि मैनेजमेंट सही होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी कंपनी के अंदर, आपकी दुकान के अंदर चोरी होती रहेगी। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हो ऐसी बनाना सबको समझ आ जाए, कोई ये ना हो किसी को समझना है, ठीक है। कुछ हमारे को काफ़ी इजी तरीके से इसको बनानी होती है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आ जाए तो आप बिल्कुल सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग लिखाना। अब कहते हैं अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। पहले हमने एडवांटेजेस पढ़ा था, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं सारी। सेकंड हमने पढ़ा था असिस्टेंट टू मैनेजमेंट वाला कि बिल्कुल सही रहेगा, आपके हाथ में पूरा कंपनी रहेगी तो चोरी होने के चांसेस नहीं होते कि एम्प्लॉयज़ आपके कोई गोडाउन में से चोरी करें। आपकी मेमोरी बार बार रिप्लेस होती रहेगी, क्योंकि आपने चीज़ों को लिखा है तो आप उसको बार बार देख देख के याद कर सकते हो, भूल गए हो तो आप देख सकते हो। फैसिलिटेट कंपेयर स्टडी, आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से क्या कर सकते हो, आपस में कंपेयर कर सकते हो। फैसिलिटेट हो गया, फैसिलिटेट स्टेटमेंट, जो आपको करना नहीं था। फैसिलिटेट लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको
अपने सारे जो मतलब जैसे लोन चाहिए होता है ना, तो हमारे को सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक वालों को शो करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स करी हम किसको शो कर देंगे, बैंक वालों को शो हम सारी ट्रांजेक्शन्स कर देंगे। फिर आपका आ जाता है कि असिस्टेंस टू सेल द बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस को अगर आप बेच रहे हो तो उसमें भी क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शन्स, प्रीवियस सारी ट्रांजेक्शन्स देखी जाती हैं। अगर है तो ठीक है, वरना वो आपकी ज़मीन नहीं खरीदेंगे। एविडेंस इन कोर्ट, अगर वो बाद में पैसे देने से मना कर देता, हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रूफ दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने उस रजिस्ट्रेशन में उसके साथ उनके आगे इनके साइन में हमने करवाए थे कस्टमर के। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कंपनी डूब रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मैनी ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द पास्ट। यहाँ पर क्या होती है, बहुत से ट्रांजेक्शन एक बार में करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर घबरा जाते हैं, अपना पैसा कर लेते हैं, वो यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर आपसे कहते हैं हेल्पिंग पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप करो तो उसमें बहुत बड़ी मदद होती है। लिमिटेशन की बात करें तो अकाउंटिंग का बिल्कुल सही नहीं होता है, एनालिटिक इन्फॉर्मेशन देता है, हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग का हमेशा इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग हमेशा इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग करता है हमेशा विंडो ड्रेसिंग को इफेक्ट, मतलब चोरी क्या करता है, वो करना ही पड़ता है आज के टाइम में, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो लोग करते भी हैं। ठीक है, तो क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, टैक्स को छुपाने के लिए काफ़ी तरीके से इसको छुपा लेते हैं टैक्स को। हमने ब्रांचेस पढ़े, पहले ब्रांचेस हमने ये पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमने ये भी पढ़ लिया आज कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग में क्या लिखा होता है, बस आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये चार काम किसके होते हैं, बुक कीपिंग की। बचे हुए तीन काम समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग काम किसके होते हैं, अकाउंटिंग के काम होते हैं। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आपका आज का होमवर्क ये है कि आज हमने जहाँ तक पढ़ा है आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है। जो नहीं आता आपको डाउट्स मार्क करने हैं, आप मुझे डाउट सेंड कर देना व्हाट्सअप, किसी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सेंड कर दो। अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास की नीड है 15 to 20 मिनट्स की, अगर आपको अपनी क्लास कंडक्ट करवानी तो आप मेरे से वो करवा सकते हैं, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर दूँगा। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जिसकी उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।